हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौद्रिक नीति को बहुत ही सरल भाषा में और हमारे दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से समझने वाले हैं। अगर आपको आज तक भी मौद्रिक नीति अच्छे से समझ ना आई हो तो इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि इससे आसान तो कुछ भी नहीं था। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मौद्रिक नीति यानी मॉनिटरी पॉलिसी आखिरकार होती क्या है। तो दोस्तों, मौद्रिक नीति वह नीति होती है जिसके जरिए आरबीआई देश में मनी सप्लाई, ब्याज दर और महंगाई को कंट्रोल करता है। मतलब एक ऐसी नीति जिसके जरिए जो आरबीआई है ना दोस्तों, वह मार्केट में मनी के सप्लाई, ब्याज दरों और महंगाई को कंट्रोल करता है। और इस नीति को क्या कहा जाता है? मौद्रिक नीति। इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसे दोस्तों, कोई किसान है, वो अपने खेत में ज़रूरत के हिसाब से पानी डालता है, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। वैसे ही दोस्तों, आरबीआई जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में पैसे के बहाव को कंट्रोल करता है कि मार्केट में ना तो ज़्यादा पैसा हो और ना ही कम हो। और इसके लिए एक नीति बनाई गई है जिसको क्या कहा गया है दोस्तों? मौद्रिक नीति। इसी नीति के माध्यम से आरबीआई इन सबको कंट्रोल करता है कि पैसा ज़्यादा ना हो और ना ही कम हो। चलिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, जो मौद्रिक नीति है उसके दो टूल होते हैं। एक होता है मात्रात्मक उपकरण और दूसरा होता है गुणात्मक उपकरण। अब देखिए, यहाँ पर आपको वैसे ही समझ आ रहा होगा कि ये जो मात्रात्मक उपकरण है तो वो मात्रा को निर्धारित करेगा। मतलब पूरे बाजार में पैसा कितना होगा, पैसे की मात्रा कितनी होगी, ज़्यादा होगा या कम होगा, इसका निर्धारण किया जाता है मात्रात्मक उपकरण द्वारा। और दोस्तों, ये है गुणात्मक उपकरण। ये पैसे की दिशा को निर्धारित करता है कि पैसा जो है वो प्राथमिक क्षेत्र को जाएगा, गरीबों में जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र को जाएगा या फिर तृतीयक क्षेत्र को जाएगा। तो मात्रात्मक उपकरण जो है वो पैसे की मात्रा को कंट्रोल करता है कि मार्केट में कितना पैसा होगा और कितना नहीं होगा। जबकि गुणात्मक उपकरण दिशा को निर्धारित करता है, उसके उपयोग को निर्धारित करता है कि उस पैसे का उपयोग प्राथमिक क्षेत्र के लिए किया जाएगा, कृषि के लिए किया जाएगा या फिर उद्योग के लिए किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है दोस्तों, वो आती है मात्रात्मक उपकरणों को समझने में। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और एमएसएफ, ये सभी जो है वो मात्रात्मक उपकरण हैं मौद्रिक नीति के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सबको इतना आसानी से पढ़ने वाले हैं कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएंगे। ऐसा लगेगा कि ये आपको अच्छे से याद हो गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों रेपो रेट की। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि रेपो रेट आखिरकार होती क्या है। इसके बाद भी अगर आपको समझ ना आए तो हम इसको आसान भाषा में समझेंगे, और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम जो है इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो 3 स्टेप में समझेंगे, कहीं ना कहीं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों, रेपो रेट क्या होती है? देखिए, जब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो वह आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है। और दोस्तों, जिस ब्याज दर पर आरबीआई लोन देता है, ठीक है, जिस ब्याज दर पर आरबीआई लोन देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। एक बार और अच्छे से समझाता हूं कि देखिए, जब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो वो जाते हैं आरबीआई के पास और आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब अल्पकालिक अवधि के लिए लोन लेते हैं। और जिस ब्याज दर पर आरबीआई यह लोन देता है दोस्तों, उसको कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट रेट। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। जैसे दोस्तों, आप किसी दोस्त से उधार लेते हैं और बदले में ब्याज चुकाते हैं, उसी तरह से दोस्तों बैंक जो है वो आरबीआई से उधार लेते हैं और उस पर ब्याज देते हैं। और जो ब्याज दिया जाएगा उसकी जो रेट होगी ना दोस्तों, उसी को कहते हैं रेपो रेट। अब यह रेट जो है 5%, 7%, कुछ भी हो सकती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। मान लीजिए यह बैंक है और यह आरबीआई है।
बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है, वो जाता है आरबीआई के पास में, आरबीआई से कहता है दादा पैसे दे दो। तो ये जो दादा है आरबीआई, वो पैसे देगा किसको? बैंक को। और जो बैंक है ना दोस्तों, वो इसको ब्याज देगा। यही तो हमारे नॉर्मल जीवन में चलता है, हम किसी से उधार लेते हैं और फिर उसको ब्याज देते हैं। तो वही सिस्टम दोस्तों बैंकिंग व्यवस्था में चलता है। बैंक जो है पैसा लेंगे आरबीआई से और उसका ब्याज देंगे। और दोस्तों यह जो ब्याज होगा वो किस रेट पर होगा? 5% होगा, 7% होगा। ये जो इंटरेस्ट रेट होगी ना दोस्तों, इसी को कहा जाता है रेपो रेट। सीधी सी बात है दोस्तों, जब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं, और जिस ब्याज दर पर आरबीआई लोन देता है उसको कहते हैं रेपो रेट। इसको और अच्छे से समझते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, बैंक जो है वो आरबीआई को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखता है। यदि हम हमारे दैनिक जीवन की बात करें तो जैसे हम किसी से लोन लेते हैं तो हम हमारे ज़मीन के पेपर गिरवी रखते हैं, ठीक है, घर गिरवी रखते हैं, या फिर सोना यानी गोल्ड गिरवी रखते हैं। उसी तरह से दोस्तों जो बैंक है वो आरबीआई के पास में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रखता है और वादा करता है कि कुछ दिन बाद ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको गिरवी रखी गई है उसको हम वापस खरीद लेंगे। ऐसा ही तो हम बोलते हैं कि भैया तुमने जो लोन दिया है वो लोन चुका कर हमने जो गिरवी रखा है उसको वापस ले लेंगे। तो यही सिस्टम बिल्कुल एज इट इज सिस्टम चलता है बैंकिंग व्यवस्था में। अब हम बात करते हैं रेपो रेट की कुछ बातों की। दोस्तों जो रेपो रेट होती है उस पर जो लोन मिलता है दोस्तों वो मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए, 1 दिन से 7 दिन या फिर 1 दिन से 14 दिनों तक, ठीक है। रेपो रेट पर शॉर्ट टर्म के लिए ही लोन लिया जा सकता है और इसमें गिरवी क्या रखते हैं बैंक? अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या ये बदली जा सकती है? तो बिल्कुल दोस्तों, हर 2 महीने में, कभी कभी 3 महीने में आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति समिति के माध्यम से जो रेपो रेट थी उसका रिव्यू किया जाता है और इसको बदला जा सकता है। तो आपको रेपो रेट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि रेपो रेट में अगर कम होगी तो क्या प्रभाव होगा और रेपो रेट अगर बढ़ेगी तो क्या प्रभाव होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि रेपो रेट कम होने पर क्या प्रभाव होगा। देखिए दोस्तों, ये है बैंक, इसको हम मान लेते हैं एसबीआई, और ये है आरबीआई, ठीक है। ये गया इसके पास में, आरबीआई के पास में, और बोलता है कि 5,000 का कर्जा दे दो महाराज, ठीक है। तो जो आरबीआई है वो बोलेगा कि हाँ आप कर्जा ले लो, लेकिन 5% आपको ब्याज देना पड़ेगा। मतलब यदि आप 5,000 ले रहे हो तो आपको 5% के हिसाब से 5250 रुपये वापस देना होगा। तो ये जो बैंक है दोस्तों एसबीआई, वो बोलेगा कि ठीक है महाराज आप ले लेना। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आरबीआई द्वारा इसको लोन दिया गया, ठीक है, और बदले में ये आरबीआई को ब्याज देगा। तो इस तरह से इसके पास आ गया लोन का पैसा। अब ये क्या करेगा उस पैसे का? अपने पास तो रखेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करेगा, किसी ना किसी को तो देगा ना। तो मान लेते हैं कि इसने दिया दोस्तों ग्राहकों को लोन। एक पंकज नाम का व्यक्ति है, इसको लोन दिया गया, तो पंकज को लोन मिल गया, ठीक है। पंकज को लोन मिल गया मतलब पंकज के पास में कैश आ गया, पैसा आ गया। और दोस्तों इकोनॉमी की भाषा में कैश को बोलते हैं तरलता। तो पंकज के पास में पैसा आ गया मतलब मार्केट में पैसा बढ़ गया, तरलता बढ़ गई। अब पंकज जाता है एक समोसे की दुकान पर, समोसे वाला जो है उसके समोसे का प्राइस था 10 रुपये। पंकज को पैसे की गर्मी थी, पंकज को ऐसा लगता था कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है अपन के पास। तो पंकज जाता है समोसे की दुकान पर। समोसे वाले को समझ आ गया कि भैया इसके पास, इस बंदे के पास में पैसा है तो इससे पैसा खींचना है। समोसे की कीमत थी 10 रुपये, लेकिन इस समोसे वाले ने बोला पंकज से कि भैया समोसे की कीमत 15 रुपये है, हम तुमको 12 रुपये में देते हैं। तो पंकज को तो गर्मी थी पैसे की, तो पंकज बोलता है बहुत पैसा है अपने पास, ठीक है दे दो, 12 रुपये में 2 समोसे लगा दो। तो इस तरह से पंकज 10 रुपये के समोसे को 12 रुपये में खरीद लेता है। उसी तरह से दोस्तों जो बैंक है वो दूसरे ग्राहकों को लोन देता है, ठीक है, और मार्केट में कैश आ जाता है, तरलता आ जाती है। अब वो ग्राहक भी समोसे वाले के पास में जाता है और उस समोसे वाले ने 10 रुपये का समोसा उसको भी 12 रुपये में बेच दिया, क्योंकि समोसे वाले को समझ आ गया कि इस बंदे के पास में पैसा है। यह प्रक्रिया बार बार
चलती रहती है। तो दोस्तों समोसे वाले को ऐसा एहसास होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो समोसा है, उसकी मांग में वृद्धि हो रही है। हम 10 रुपये का बेचते थे, लेकिन धीरे धीरे 12 रुपये में भी लोग खरीद रहे हैं। तो ये समोसे वाला क्या करेगा कि 10 रुपये के समोसे को कर देगा 12 रुपये का, क्योंकि भैया उसका बिक रहा है ना, मांग में वृद्धि हो रही है। तो मांग में वृद्धि हो रही तो समोसे की कीमत बढ़ा दी, समोसे की कीमत बढ़ा दी तो क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई। एक बार और बताता हूं अच्छे से, देखिए बैंक ने पैसा दिया ग्राहकों को, और ग्राहकों के पास क्या आ गया, पैसा मतलब नगद आ गया, जिसको इकोनॉमी की भाषा में तरलता बोलते हैं। तो मार्केट में क्या बढ़ गई, तरलता बढ़ गई। अब तरलता बढ़ गई तो क्या हो गया दोस्तों, कैश बढ़ गया, तो मांग बढ़ गई। अब दोस्तों जब मांग बढ़ गई तो क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई, क्योंकि सामने वाले बंदे ने जो प्राइस था 10 रुपये वो बढ़ा दिया। तो इस तरह से दोस्तों जब रेपो रेट कम होती है तो ये प्रभाव होता है। अब हम जानते हैं कि रेपो रेट के बढ़ने से क्या प्रभाव होता है। देखिए पहले तो ये था एसबीआई और ये था आरबीआई। एसबीआई जाता है कि महाराज 5,000 का कर्जा दे दो, तो पहले क्या था, आरबीआई बोलता है कि ठीक है आप जो है कर्जा ले रहे हो 5% तुम ब्याज देना, लेकिन अब आरबीआई बोलता है कि भैया जो रेपो रेट है ना वो है 10%, मतलब 10% तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों एसबीआई को महंगा लोन मिलता है। पहले कितना मिल रहा था, 5% पर, ठीक है 5% रेपो रेट थी। अब कितना मिल रहा है, 10% पर। अब रेपो रेट कितनी है, तो 10% है। तो इस तरह से बैंक को महंगा लोन मिला, ठीक है, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो अब आता है पंकज बैंक के पास में, और पंकज बोलता है कि भैया पैसा दो। तो बैंक बोलता है कि ठीक है भैया हम तो दे देंगे, लेकिन जो ब्याज है वो ज़्यादा वसूलेंगे, मतलब 15% पर तुम्हें लोन मिलेगा। तो अब पंकज की सिट्टी पिट्टी गुल। अब पंकज बोलता है कि भैया इतना ब्याज कौन देगा, मैं तो नहीं लूँगा पैसा। तो इस तरह से पंकज के पास पैसा नहीं होगा, मतलब ग्राहक के पास में पैसा नहीं होगा, क्योंकि ब्याज की जो रेट है ना वो महंगी है, ठीक है, ब्याज की दर जो है वो ज़्यादा है। तो ग्राहक के पास पैसा नहीं होगा, मतलब मार्केट में कैश नहीं होगा, अर्थात तरलता नहीं होगी। जब तरलता नहीं होगी तो पंकज समोसे की दुकान पर जाएगा क्या, कैश ही नहीं होगा तो जाएगा, लेकिन खरीदेगा नहीं, बोलेगा यार तुम्हारा समोसा जो है बहुत महंगा है ना, तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो क्या हो गई, समोसे वाले की जो समोसे की मांग थी वो कम हो गई। जब मांग में कमी हो गई तो समोसे वाले को लगा कि यार भैया हमारा जो समोसा है वो बिक ही नहीं रहा है। तो ऐसा करते हैं कि समोसे की जो प्राइस है 10 रुपये, हम उसको कर देते हैं 8 रुपये। तो इस तरह से जब मांग में कमी हुई, पंकज ने नहीं खरीदा, मतलब ग्राहक ने नहीं खरीदा, और मांग में कमी हुई तो समोसे वाले ने अपनी कीमत को गिरा दिया और महंगाई कम हो गई। एक बार और अच्छे से बताता हूँ कि यहाँ पर मिला एसबीआई को महंगा लोन, तो जब एसबीआई को महंगा मिलेगा तो ग्राहक को भी महंगा देगा। इस तरह से ग्राहक जो है वो लोन नहीं खरीदेगा, ठीक है, लोन नहीं लेगा, तो मार्केट में क्या होगी, तरलता कम होगी। तरलता कम होगी दोस्तों तो मांग भी कम होगी, क्योंकि पैसा ही नहीं है। जब मांग कम होगी तो मार्केट में महंगाई कम हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों रेपो रेट के अधिक होने और कम होने से ये प्रभाव पड़ता है महंगाई पर। इसी वजह से समय समय पर रेपो रेट को बदला जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि जो रेपो रेट थी उसके कम होने से क्या प्रभाव हुआ और ज़्यादा होने से क्या प्रभाव हुआ महंगाई पर, वो आपको समझ आ गया होगा। जब रेपो रेट कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि लोन सस्ता होगा, मांग बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। जब रेपो रेट अधिक होगी तो लोन महंगा होगा और मांग कम होगी, तो इस तरह से महंगाई भी कम होगी। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेपो रेट का ही उल्टा है। चलिए इसको अच्छे से जानते हैं, फिर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आरबीआई जो है बैंकों से ले रहा है उधार, ठीक है, जबकि हमने रेपो रेट में क्या देखा था कि बैंक ले रहे हैं आरबीआई से और आरबीआई को दे रहे हैं ब्याज। यहाँ पर उसका उल्टा हो गया। रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना। जैसे हम गाड़ी में रिवर्स गियर लगाते हैं तो गाड़ी पीछे चली जाती है, वैसा ही दोस्तों यहाँ पर है। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है कि इसमें आरबीआई जो है बैंकों से पैसा उधार ले रहा है, यानी जब बैंक
अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं और आरबीआई उस पर ब्याज देता है, उसी को कहते हैं दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। इसको आसान भाषा में समझते हैं। रेपो रेट क्या थी दोस्तों? बैंक जो है ये है रेपो रेट। ये क्या थी? बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा लेंगे और बदले में ब्याज देंगे। लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या है? उसका उल्टा है। यहाँ पर क्या होगा? पैसा देंगे बैंक और ब्याज लेंगे आरबीआई से। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। बैंक पैसा देगा आरबीआई को और आरबीआई ब्याज देगा। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपके पास में 100 करोड़ रुपए फालतू पड़ा है और आपको डर है कि मार्केट में लोन देकर कहीं डूब ना जाए, तो आप आरबीआई के पास में जमा कर दोगे। ठीक है, मतलब आपके पास में 100 करोड़ रुपए फालतू पड़े हैं। अब आपके मन में आएगा कि 100 करोड़ रुपए फालतू होता है क्या? तो फालतू का मतलब ये है कि आपके पास में दोस्तों 100 करोड़ रुपए है, आप उसको अभी कहीं लगा नहीं रहे हो, है ना, आप किसी को लोन भी नहीं देना चाहते क्योंकि आपको डर है कि कहीं डूब ना जाए। तो 100 करोड़ क्या हो गया? फालतू हो गया, क्योंकि वो कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि क्यों ना हम आरबीआई को दे दें, क्योंकि आरबीआई से हमें ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आरबीआई के पास में ये जमा कर देते हैं। अब आरबीआई को क्या पड़ी है कि इनसे इनका ही पैसा ले ले, इनकी सुरक्षा के लिए और ब्याज दे। तो उसके कुछ कारण हैं कि आरबीआई क्यों लेता है। देखिए, आरबीआई का उद्देश्य है महंगाई को कम करना। तो आरबीआई जो है बाजार से अतिरिक्त पैसा खींचने का प्रयास करता है, क्योंकि इन बैंकों के पास में यदि फालतू पैसा पड़ा रहेगा तो ये जो बैंक है सस्ता लोन देने लगेंगे, तो उससे क्या होगा? मार्केट में पैसा आ जाएगा और महंगाई बढ़ सकती है। तो बाजार से अतिरिक्त पैसा खींचने के लिए आरबीआई लेता है, ठीक है, ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके और बैंक जो है लोन ना दे सके। बैंकों को लोन देने से रोकने के लिए आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट का प्रावधान करता है। इसमें आरबीआई कहता है कि यदि आपके पास में फालतू पैसा पड़ा है तो आप जो है उस पैसे को मुझे दे दो और मैं आपको ब्याज दूंगा। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने और घटने से क्या प्रभाव होता है। इसको भी हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने से क्या प्रभाव होता है उसको जानेंगे, और यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट के घटने से क्या प्रभाव होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले थी रिवर्स रेपो रेट 3% और अब है 7%, मतलब 3 से हो गई 7, तो यहाँ पर बढ़ रही है। तो हम इसको जानते हैं कि जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी तो जो बैंक है वो आरबीआई में ज़्यादा पैसा जमा करेंगे, क्योंकि अब उन्हें ज़्यादा ब्याज मिलेगा। क्योंकि पहले 3% मिल रहा था, अब 7% मिल रहा है। तो यहाँ पर जो बैंक है वो आरबीआई में पैसा ज़्यादा जमा करेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। इससे क्या होगा? बाजार में पैसा कम होगा, क्योंकि बैंकों ने अपना पैसा कहाँ जमा कर दिया? आरबीआई के पास में, ठीक है। और इससे क्या होगा? जब पैसा कम होगा तो लोन महंगे होंगे, क्योंकि पैसा ही नहीं है ना, तो लोन महंगे होंगे और कम मिलेंगे। लोग कम लोन लेंगे क्योंकि महंगा हो गया है। तो उससे क्या होगा कि जब लोन महंगा हो जाएगा और लोग कम लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा नहीं होगा, तो पैसा नहीं होगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, और डिमांड नहीं बढ़ेगी दोस्तों तो महंगाई को घटाया जा सकता है। जबकि इसका विपरीत होता है जब रिवर्स रेपो रेट घटती है। तो मान लो पहले रिवर्स रेपो रेट थी दोस्तों 3% और अब हो गई 2%। तो इससे क्या होगा कि जो बैंक है वो आरबीआई में पैसा रखना कम पसंद करेंगे, क्योंकि आरबीआई जो है दोस्तों वो पहले 3% दे रहा था, अब 2% देगा। तो इससे क्या होगा? ब्याज कम मिलेगा। तो भैया बैंक जो है वो आरबीआई में क्यों पैसा रखेंगे? नहीं रखेंगे। मतलब जो बैंक है वो आरबीआई में पैसा कम रखना पसंद करेंगे। इससे क्या होगा? बैंक जो है पैसा बाजार में लगाते हैं, यानी लोन देना बढ़ाते हैं। इससे क्या होगा कि देखिए यहाँ पर कंपटीशन होता है। एसबीआई बोल रहा है कि 4% इंटरेस्ट लेंगे हम, भाई बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि 3% लेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों? लोन सस्ते होंगे और लोगों को लोन मिलेंगे। जब लोन मिलेंगे तो दोस्तों डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। जैसे समोसे की मांग बढ़ी थी तो उससे समोसा 10 रुपये की जगह 12 हो गया था, वैसे ही जब मांग बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी रिवर्स रेपो रेट के कम होने से। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको रिवर्स रेपो रेट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों CRR,
जिसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशो। देखिए, इसकी परिभाषा को पढ़ने से पहले यदि मैं आपको नॉर्मल समझाऊं तो यह जो है दोस्तों CRR वो एक गुल्लक है। क्या है दोस्तों? एक गुल्लक है जो RBI के पास में रखी हुई होती है और इस गुल्लक में जो बैंक है वो बैंक अपना एक निश्चित परसेंटेज जमा करते हैं। CRR क्या है? एक गुल्लक है, ठीक है, जो कहाँ रखी हुई होती है? RBI के पास में। और इस गुल्लक में जो बैंक है वो अपना पैसा एक निश्चित अमाउंट जमा करते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर हम इसको आसान भाषा में समझेंगे और फिर इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं और इसको हम तोड़कर पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। CRR क्या है? वह नगद न्यूनतम राशि जो हर बैंक को RBI के पास में जमा करनी होती है। इसको हमने तोड़ लिया, आपको समझ आ गया होगा कि वह नगद न्यूनतम राशि जो हर बैंक को RBI के पास में जमा करनी होती है। तो भैया ये न्यूनतम राशि कितनी होगी? इसका निर्धारण होता है NDTL से। NDTL का एक निश्चित परसेंट RBI के पास में जमा करना होता है। अब हम पूरी परिभाषा को पढ़ते हैं। तो वह नगद न्यूनतम राशि जो हर बैंक को अपने NDTL का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास में जमा करना होता है। मतलब वह नगद न्यूनतम राशि है दोस्तों जो RBI के पास में जमा करनी होगी। अब ये राशि कितनी होगी? बैंकों के NDTL का एक निश्चित परसेंटेज। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भैया NDTL क्या होता है? तो सबसे पहले हम NDTL को समझेंगे ताकि आपको CRR अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों NDTL का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब ये क्या होता है इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और आपको 100% समझ आएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों जो बैंक होते हैं उनके पास जनता और अन्य स्रोतों से जो पैसा जमा होता है और जैसे बैंक को किसी ना किसी दिन जनता को वापस लौटाना होता है उसको कहते हैं NDTL। समझ आया होगा? नहीं आया हो तो एक बार और बताता हूँ। बैंक के पास में जनता और अन्य स्रोत जैसे कोई कंपनी हो गई, ठीक है, कोई संस्था हो गई, तो बैंक के पास में जनता और अन्य स्रोतों से जो पैसा जमा होता है और जैसे बैंक जो है किसी ना किसी दिन लौटाएगा उसको कहते हैं दोस्तों NDTL। दोस्तों जो NDTL है उसका एक सूत्र है, उस सूत्र को देखते हैं। हालांकि वो आपके पल्ले पढ़ना मुश्किल है लेकिन हम जब उसको तोड़ लेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा। क्या है दोस्तों? NDTL बराबर डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस अदर लाइबिलिटीज माइनस डिपॉजिट्स विथ अदर बैंक। ठीक है, अब ये सूत्र जो है, ये फॉर्मूला है, वो आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा लेकिन हम इसको तोड़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। NDTL में क्या क्या शामिल होता है? डिमांड डिपॉजिट शामिल होती है सबसे पहले। तो पहले तो हम इसी को जान लेते हैं कि भैया डिमांड डिपॉजिट क्या होती है। तो दोस्तों यह एक इस तरह का पैसा होता है जिसको ग्राहक जो है वो कभी भी निकाल सकता है। जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया। इसको और आसान तरीके से समझाता हूँ। देखिए, जब हम ATM में जाते हैं तो पैसा तुरंत निकाल सकते हैं। वो हमारे किस अकाउंट में है? सेविंग अकाउंट में या फिर करेंट अकाउंट में। ठीक है, तो एक ऐसा पैसा जो ग्राहक कभी भी निकाल सकता है उसको कहते हैं दोस्तों डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, इसके बाद आता है टाइम डिपॉजिट। दोस्तों ये जो टाइम डिपॉजिट है इसमें जो पैसा होगा उसको ग्राहक तुरंत नहीं निकाल सकता, एक समय के बाद ही निकाल सकता है। जैसे लोग FD करवा लेते हैं और तो उसको तुरंत नहीं निकाल सकते, है ना। FD करवा लिया तो सालों पड़ी रहती है ना। तो टाइम डिपॉजिट में वो पैसा शामिल होता है जो एक समय के बाद ही निकाला जा सकता है। तो आपको दो चीज़ें समझ आ गई, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दोस्तों अदर लायबिलिटीज। अब ये क्या होती है? तो बहुत सारी संस्थाओं का पैसा जो बैंक जो है वो कभी ना कभी लौटाएगा। जैसे बीमा कंपनी हो गई, सहकारी संस्थाएं हो गई, उनका जो पैसा होगा वो अदर लायबिलिटीज में शामिल होगा। मतलब एक ऐसा पैसा जो अलग अलग संस्थाओं द्वारा बैंक में जमा किया गया है और बैंक जो है कभी ना कभी उसको लौटाएगा। तो इन तीनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट आपको समझ आ गया था, टाइम डिपॉजिट आपको समझ आ गया था और अदर लायबिलिटीज आपको समझ आ गई। इसमें से घटाया क्या जाता है? डिपॉजिट्स विथ अदर बैंक। मतलब सीधी सी बात है दोस्तों, जो पैसा किसी बैंक ने किसी और बैंक में जमा
कर रखा हो उसे इसमें से घटा दिया जाता है। जैसे एसबीआई ने आईसीआईसी बैंक में 10 करोड़ रुपए जमा कर रखे हों तो इसको एनडीटीएल में से घटा देंगे। क्या क्या शामिल होगा? डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, अदर लायबिलिटीज, ये तीनों आप समझ गए थे। और अब हमने समझ लिया डिपॉजिट्स विद अदर बैंक, मतलब एक ऐसा पैसा जो एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक में जमा करके रखा हुआ होता है उसको एनडीटीएल में से घटा देते हैं। एनडीटीएल क्या है दोस्तों? बैंक के पास जनता और अन्य स्रोतों से जो पैसा जमा होता है जिसे बैंक कभी ना कभी लौटाएगा उसको कहते हैं एनडीटीएल। तो आशा करता हूं कि आपको एनडीटीएल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ रहे थे सीआरआर। ये क्या होता है? एक तरह की गुल्लक होती है जो आरबीआई के पास रखी हुई होती है और इस गुल्लक में जो बैंक है वो अपने एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत जमा करते हैं। दोस्तों ये जो पैसा होता है इस पैसे का कोई भी बैंक लोन के रूप में उपयोग नहीं कर सकता, मतलब इस पैसे को ये जो जमा किया गया है आरबीआई के पास में इस पैसे का लोन नहीं दिया जा सकता और ना ही इस पैसे को कोई भी बैंक खुद अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसको अब हम आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों बैंक को अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा आरबीआई के पास में जमा करना पड़ता है, यही है सीआरआर। और दोस्तों सीआरआर पर जो आरबीआई है, आरबीआई के पास में जमा हुआ है पैसा, ठीक है, और आरबीआई जो है इस पर कोई भी ब्याज नहीं देता है। सीधी सी बात है, जब हम किसी गुल्लक में पैसा जमा करेंगे तो भैया गुल्लक हमें ब्याज देगी क्या? नहीं देगी ना। और ये गुल्लक कहाँ रखी हुई है? आरबीआई के पास में। इसको अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो किसी बैंक के पास एनडीटीएल है दोस्तों 1000 करोड़ रुपए का, ठीक है, और सीआरआर चल रहा है 4.5%। तो उस बैंक को 45 करोड़ रुपए, मतलब 1000 का 4.5% होता है 45 करोड़, तो उस बैंक को 45 करोड़ रुपए जो है वो आरबीआई के पास में जमा करने ही होंगे, मतलब बैंक मना नहीं कर सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको सीआरआर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यह एक गुल्लक है जो आरबीआई के पास में रखी हुई है। इस गुल्लक में बैंक जो है अपना एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत जमा करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो सीआरआर है उसके बढ़ने और घटने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर दोस्तों सीआरआर बढ़ता है तो क्या प्रभाव होता है और सीआरआर घटता है तो क्या प्रभाव होता है, इसको समझते हैं। मान लो दोस्तों पहले सीआरआर था 4.5% और अब बढ़ गया 5.9%। अब इससे क्या प्रभाव पड़ा? तो अब जो बैंक है उसके पास कम पैसा बचता है क्योंकि उन्हें ज़्यादा आरबीआई के पास में जमा करना होता है। पैसा कम बचेगा क्योंकि पहले 4.5% जमा करना होता था, अब 5.9% करना होगा। तो बैंकों के पास में पैसा कम बचेगा क्योंकि बैंकों को आरबीआई के पास में ज़्यादा जमा करना है। इससे क्या होगा? उनकी लोन देने की क्षमता घट जाएगी क्योंकि पैसा ही नहीं है। अब पैसा नहीं है, लोन देने की क्षमता घट गई तो बाजार में नकदी जो है वो घट जाएगी, लोन में कमी आएगी। जब लोन नहीं होंगे तो मांग नहीं बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा दोस्तों? महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। बाजार में पैसा कम होगा, मांग घटेगी और महंगाई भी घट सकती है। वैसा ही इसका विपरीत होता है। जब सीआरआर घट जाता है, जैसे पहले था 4.5% और अब हो गया 3%, तो ऐसी स्थिति में बैंक के पास में ज़्यादा पैसा होगा क्योंकि अब उनको आरबीआई के पास में कम रुपया जमा करना है आरबीआई की गुल्लक में। तो इससे क्या होगा कि बैंकों के पास में ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए, तो लोन देना आसान होगा। उससे क्या होगा कि बाजार में तरलता बढ़ेगी, मतलब नकदी बढ़ेगी, लोग खरीदी करेंगे, कारोबार बढ़ेगा, मतलब डिमांड बढ़ेगी। और दोस्तों जब डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है। तो सीआरआर के घटने और बढ़ने से क्या प्रभाव होता है ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है क्योंकि ये सब मेरे मस्तिष्क की उपज है। ये सब कुछ उदाहरण हैं, आसान भाषा में है, इन सबको मैंने अपने लेवल पर समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको कोई ना कोई कमेंट तो ज़रूर करना ही पड़ेगा। बस आपसे निवेदन कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अब हम बात करते हैं एसएलआर की। दोस्तों ये एसएलआर जो है वो भी सीआरआर जैसा ही है, जहाँ पर दोस्तों सीआरआर क्या था कि एक गुल्लक थी, ठीक है, जो कहाँ रखी हुई थी?
आरबीआई के पास में, हम सीआरआर की बात कर रहे हैं, एक गुल्लक थी, ठीक है, जो रखी थी आरबीआई के पास में। और जो एसएलआर है वो भी दोस्तों एक गुल्लक है, लेकिन ये वाली जो गुल्लक है एसएलआर वाली, वो रखी है बैंक के अपने खुद के पास में। सबसे पहले तो दोस्तों हम इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा और 100% आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों एसएलआर वह न्यूनतम राशि है जो हर बैंक को अपने एनडीटीएल का सरकारी बॉन्ड के रूप में, गोल्ड के रूप में या फिर कैश के रूप में अपने ही पास रखना होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि दोस्तों यह क्या है, एक गुल्लक है जो बैंक अपने पास में ही रखते हैं और इस गुल्लक के अंतर्गत सरकारी बॉन्ड, गोल्ड या फिर कैश इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम आसान भाषा में और समझने का प्रयास करेंगे। ये जो गुल्लक है दोस्तों, इसमें रखा गया पैसा जो है वो आरबीआई के पास में जमा नहीं करना होता, लेकिन आरबीआई द्वारा अनिवार्य किया गया है कि इस गुल्लक में आपको पैसा रखना ही रखना होगा, चाहे वो गोल्ड के रूप में रखो, ठीक है, सरकारी बॉन्ड के रूप में रखो, चाहे कैसे ही रखो, इसमें आपको पैसा रखना होगा। इसको और आसान भाषा में यदि मैं बताऊं तो ये जो पैसा है वो बैंक अपने ही पास में रखते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी बैंक का एनडीटीएल है 1000 करोड़ रुपए और एसएलआर है 18%। तो दोस्तों बैंक को 180 करोड़ रुपए की संपत्ति, चाहे वह संपत्ति गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में हो, गोल्ड के रूप में हो या फिर कैश के रूप में हो, अपने पास रखनी ही होगी। देखिए दोस्तों, यदि आप इस तरह से समझेंगे ना गुल्लक के रूप में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सीआरआर क्या था, एक गुल्लक थी, ठीक है, जो कि कहाँ रखी हुई थी, आरबीआई के पास में, ठीक है, और बैंकों को जमा करना होता था उस गुल्लक में। जबकि एसएलआर क्या है, यह भी एक गुल्लक है लेकिन रखी हुई है बैंकों के अपने खुद के पास में, जहां पर सरकारी बॉन्ड, गोल्ड और कैश के रूप में पैसा रखना होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि एसएलआर के बढ़ने से क्या असर होगा और एसएलआर के घटने से क्या असर होने वाला है। मान लो पहले था दोस्तों एसएलआर 18% और अब हो गया है 20%। तो बैंक को ज़्यादा पैसा फिक्स करना होगा, मतलब बैंक को अपनी गुल्लक में पहले 18% रखना होता था और अब रखना होगा 20%। तो बैंक को ज़्यादा पैसा अपने पास में रखना होगा, तो इससे क्या होगा, लोन देने के लिए पैसा क्या बचेगा, कम बचेगा। तो बाजार में पैसा कम होगा, तो जब बाजार में पैसा कम होगा दोस्तों तो मांग कम होगी, और जब मांग कम होगी तो समोसे की तरह महंगाई घट जाएगी। तो इस तरह से जब एसएलआर बढ़ेगा तो महंगाई घटती है, और जब एसएलआर घटेगा तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम जान लेते हैं। मान लो पहले एसएलआर था दोस्तों 18% और अब हो गया 15%। मतलब जो बैंक हैं पहले अपनी गुल्लक में रखते थे 18% पैसा, अब रखना पड़ेगा 15%। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, बैंकों को कम पैसा फिक्स करना होगा। तो इससे क्या होगा कि बैंकों के पास में लोन देने के लिए अधिक पैसा होगा, तो उससे क्या होगा, बाजार में अधिक तरलता बढ़ेगी, मतलब बाजार में अधिक पैसा आएगा। जब बाजार में ज़्यादा पैसा होगा तो मांग बढ़ेगी, अब मांग बढ़ेगी दोस्तों तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, जैसे हमने समोसे के एग्जाम्पल से समझा था, उसकी मांग बढ़ रही थी तो 10 रुपये का समोसा 12 में कर दिया था। उसी तरह से मांग बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ सकती है। तो एसएलआर के घटने से क्या होता है दोस्तों, महंगाई बढ़ने का खतरा होता है। एक बात आपको ये याद रखना है यहाँ पर नोट के रूप में कि एसएलआर जो है उसमें कमी मंदी के समय फायदेमंद होती है, क्योंकि एसएलआर में जब कमी होगी तो उससे क्या होगा कि बैंक अधिक लोन देंगे और डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो मंदी में यह फायदेमंद होगा। तो आशा करता हूं कि आपको एसएलआर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों बैंक रेट के बारे में, ये क्या होती है। तो पहले हम इसको परिभाषा के रूप में समझेंगे और फिर भी आपको समझ नहीं आया तो मैं इसको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बैंक रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देता है बिना किसी सिक्योरिटी के। जहां पर हमने रेपो रेट के बारे में पढ़ा था वहां पर सिक्योरिटी को गिरवी रखा गया था बैंकों द्वारा, लेकिन बैंक रेट में बिना किसी सिक्योरिटी के आरबीआई द्वारा
बैंकों को लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के लिए ऋण दिया जाता है। इसको अब हम आसान भाषा में समझते हैं। जब किसी बैंक को आरबीआई से पैसे की ज़रूरत होती है तो आरबीआई उन्हें लंबे समय के लिए लोन देता है और जिस ब्याज दर पर लोन देता है उसको कहते हैं बैंक रेट। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि इसके बढ़ने और घटने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों, बैंक रेट के माध्यम से आरबीआई जो है बैंकों को दीर्घकालिक अवधि के लिए लोन प्रोवाइड करता है। इससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि बैंक रेट जब बढ़ेगी तो बैंकों को महंगा लोन मिलेगा और बैंक ग्राहकों को महंगा लोन देंगे, तो इस वजह से महंगाई कंट्रोल होगी। तो ठीक है, ये आपको समझ आ गया। इसके बाद बाजार में तरलता को कंट्रोल किया जा सकता है बैंक रेट के घटने और बढ़ने से। तो ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब बैंक रेट घटती और बढ़ती है तो इससे क्या प्रभाव होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक रेट बढ़ने से क्या प्रभाव होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक रेट के घटने से क्या प्रभाव होगा। तो चलिए इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहली थी दोस्तों बैंक रेट 7% और अब है 9%। इससे क्या होगा कि बैंकों को आरबीआई से उधार लेना महंगा होगा क्योंकि पहले जो आरबीआई है वो 7% ब्याज वसूल रहा था और अब 9% ब्याज वसूल रहा है। तो बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना महंगा होगा। तो इससे क्या होगा, बैंक भी लोन महंगा कर देंगे। बैंक क्या कर देंगे, लोन महंगा, क्योंकि उनको भी तो महंगा मिला हुआ है, तो बैंक लोन महंगा कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो जनता है वो लोन लेना कम कर देगी। तो अब लोन लेना कम कर दिया तो खर्च कम करेगी, मतलब मांग घटेगी, और मांग घटेगी तो महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। वहीं इसके विपरीत जो बैंक रेट है यदि वो कम हो जाती है, मान लो पहले बैंक रेट थी 9% और अब हो जाती है 6%, तो इससे क्या होगा, बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाएगा आरबीआई से। जब इन बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा तो ये जो है आम लोगों को सस्ता लोन देंगे। तो इससे क्या होगी कि जनता जो है वो लोन लेना अधिक पसंद करेगी। जब जनता के पास में कैश होगा, पैसा होगा, तो खर्च भी बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी दोस्तों तो महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि बैंक रेट के घटने और बढ़ने से क्या प्रभाव होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एमएसएफ की। एमएसएफ क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये क्या होता है, इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए एमएसएफ क्या होता है, जब बैंकों को अचानक अचानक बहुत पैसे की जरूरत होती है और बैंकों के पास में कोई और विकल्प नहीं होता, तो आरबीआई उनको इमरजेंसी में लोन देता है और उस लोन पर जो ब्याज लेता है उसको कहते हैं दोस्तों एमएसएफ रेट। मतलब बैंक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, ठीक है, अचानक पैसे की ज़रूरत आन पड़ी और बैंक के पास में कोई भी विकल्प नहीं बचा, तो आरबीआई उसको इमरजेंसी में लोन देता है और उस लोन पर जो ब्याज लेता है उस ब्याज की जो रेट होगी उसको कहते हैं एमएसएफ रेट। अब अगर हम इसको एक लाइन में बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म हम बना सकते हैं मजबूरी से फंड। एम से क्या बनाया हमने, मजबूरी, एस से बनाया से और एफ से बनाया फंड। मतलब मजबूरी से लिया गया फंड और उस फंड पर जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज करता है उस इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है एमएसएफ रेट। मतलब मजबूरी से लिए गए फंड पर जो चार्ज वसूला जाएगा उसको कहते हैं एमएसएफ रेट। अब इसकी विशेषता की बात करें तो यह किसको दिया जाता है, तो यह केवल कॉमर्शियल बैंकों यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ही दिया जा सकता है। इसकी अवधि की बात करें तो यह ओवरनाइट अवधि के लिए लिया जाता है, सिर्फ एक दिन के लिए। इमरजेंसी तो सिर्फ एक दिन के लिए ही होती है ना, तो यह इमरजेंसी में लिया जाता है ओवरनाइट अवधि के लिए, ठीक है। अब देखिए जब आरबीआई जो है इमरजेंसी में लोन देगा, ठीक है, आरबीआई इमरजेंसी में लोन देगा तो भैया उसकी हालत तो वैसे ही खराब है, तो कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना, अगर डूब गया तो इसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखनी होती है उस बैंक को। इसी के साथ साथ में यदि हम ब्याज दर की बात करें तो यह रेपो रेट से ऊंची होती है, क्योंकि देखिए जो लोग हैं, अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें तो वो मजबूरी में फ़ायदा उठाते हैं, वैसे ही आरबीआई फ़ायदा उठाता है क्योंकि यह इमरजेंसी में लोन लिया गया है। तो इमरजेंसी में लिया है तो आरबीआई बोलेगा कि भैया हमको जो है वह
ब्याज ऊंचा चाहिए, मतलब रेपो रेट से अधिक ब्याज चाहिए। मतलब आरबीआई इमरजेंसी में यदि लोन देगा तो उसकी ब्याज दर जो है वो हाई होगी, मतलब एमएसएफ रेट जो है दोस्तों वो हाई होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि एमएसएफ के बढ़ने और घटने से क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एमएसएफ के बढ़ने और घटने से वही प्रभाव पड़ता है जो रेपो रेट के घटने और बढ़ने से पड़ता है, रिवर्स रेपो रेट के घटने और बढ़ने से पड़ता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि हम कई बार पढ़ चुके हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसी के साथ हमने देखा था बैंक रेट। तो जो भी प्रभाव उनके द्वारा पड़ता था बिल्कुल एज इट इज प्रभाव पड़ेगा एमएसएफ के रेट के बढ़ने और घटने से। तो ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल नाम से। तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको उसका प्रिंट निकालवाना है और आपको खुद सोचकर अपना दिमाग लगाकर दोनों में इंफॉर्मेशन भरना है। फिर भी मैं आपको हिंट कर देता हूँ कि वही प्रभाव पड़ेगा जो कि बैंक रेट से पड़ा था, वही प्रभाव पड़ेगा जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से पड़ा था। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम से। अब अगला है दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। ये बहुत सरल है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओपन मार्केट, मतलब ये खुले बाजार में होने वाला है, ओपनली होने वाला है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आरबीआई जब सरकारी बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटी को खरीदता या बेचता है ताकि बाजार में जो तरलता है, जो नकदी है, उसको कम या ज़्यादा किया जा सके, तो इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब जब आरबीआई सरकारी बॉन्ड या फिर सरकारी सिक्योरिटी को खरीदेगा या फिर बेचेगा ताकि मार्केट में जो पैसा है, जो तरलता है, उसको कम या ज़्यादा किया जा सके, तो इसको क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये दोस्तों दो तरीके का होता है, इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका है कि आरबीआई जो है बॉन्ड को खरीदेगा और बाजार में पैसा डालेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आरबीआई है, ये कोई संस्था है या फिर बैंक है, यहाँ से आरबीआई बॉन्ड खरीदेगा और जब बॉन्ड खरीदेगा तो पैसा देगा। जैसे यदि हम हमारी बात करें तो जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, है ना, जैसे हमने समोसा खरीदा, ठीक है, जब समोसा खरीदेंगे तो पैसा देंगे, तो वैसा ही यहाँ पर होता है, आरबीआई बॉन्ड खरीदेगा तो पैसा देगा। इसका दूसरा तरीका होता है बॉन्ड का बेचना। इसमें आरबीआई द्वारा बॉन्ड को बेचा जाता है और मार्केट से पैसा खींच लिया जाता है। यदि हम हमारी बात करें, अगर हम कोई पेन बेच रहे हैं, ठीक है, तो हमने पेन को बेच दिया और उसके बदले हमें क्या मिला, पैसा मिला। वैसा ही आरबीआई करता है, आरबीआई सरकारी बॉन्ड को बेचता है और मार्केट से सारा पैसा खींच लेता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो दोनों तरीके हैं उनसे क्या प्रभाव होता है, आरबीआई के खरीदने और बेचने से क्या प्रभाव पड़ता है मार्केट पर, हमारी इकोनॉमी पर और महंगाई पर। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मान लो बाजार में नकदी की कमी है, बाजार में तरलता की कमी है, पैसे की कमी है, तो आरबीआई कहेगा कि मैं बैंकों से गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदूंगा, बदले में वो बैंकों को पैसे देगा। जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो बदले में क्या देते हैं, पैसा देते हैं। यहाँ पर आरबीआई क्या कर रहा है, बॉन्ड को खरीद रहा है और लोगों को, यानी जो बैंक है, जो संस्थाएं हैं, उनको पैसा दे रहा है। तो इससे क्या होगा, बैंकों के पास में पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो वो लोन आसानी से दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बाजार में खर्च बढ़ेगा, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, तो उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। तो जब आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जब आरबीआई बॉन्ड को बेचता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। जब बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा हो तो आरबीआई कहेगा कि मैं गवर्नमेंट बॉन्ड को बेचूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हो रहा है कि आरबीआई जो है बॉन्ड को बेच रहा है। जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। जब आरबीआई ने बॉन्ड को बेच दिया तो पैसा मार्केट से खींच लिया, तो इससे क्या होगा कि जो बैंक है उनको बॉन्ड चाहिए, ठीक है, तो वो बॉन्ड को खरीद लेंगे। तो बैंकों के पास में जो पैसा था वो आरबीआई के पास में चला गया। इससे क्या हो गया कि लोन देने के लिए पैसा नहीं बचा, मतलब बाजार में पैसा कम हो गया। तो इससे क्या हो गया, महंगाई घट गई, क्योंकि बाजार में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो डिमांड घटेगी और डिमांड घटेगी तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई को घटाया जा सकता है।
तो आशा करूँगा दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है समझना उसका, क्योंकि इसी के आधार पर सारी जो गतिविधियां हैं, जो पैसा का लेन-देन होता है, जो ब्याज का लेन-देन होता है, वो इसी के आधार पर चलता है। इस वजह से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों हम बहुत सारी टॉपिक्स पर वीडियो बना चुके हैं। एक बार आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट करना है। आपको बहुत सारी ट्रिक मिल जाएगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं बेस रेट के बारे में। अब ये बेस रेट क्या होती है? तो बेस रेट जो है वह न्यूनतम ब्याज दर है। न्यूनतम क्या है? ब्याज दर है जिस पर कोई बैंक अपने ग्राहकों को लोन दे सकता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 5% बेस रेट है। तो दोस्तों 5% से नीचे कोई भी जो बैंक है वो अपने ग्राहकों को लोन नहीं दे सकता। वो ऐसा नहीं कह सकता कि आप सुंदर लग रही हो, आप अच्छी लग रही हो, है ना, आप मुझको पसंद आ गई हो, तो मैं आपको 5% से कम यानी 2% इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर पर आपको लोन दे दूंगा। ऐसा बैंक नहीं कह सकता। 5% से ऊपर ही उसको ब्याज लेना होगा, चाहे वो आप हो, मैं हूं, चाहे कोई सुंदर लड़की हो, चाहे कोई अप्सरा हो। 5% अगर बेस रेट है तो उससे नीचे कोई भी बैंक ब्याज नहीं वसूलेगा, उससे ऊपर ही इंटरेस्ट वसूला जाएगा। मतलब इससे नीचे, इससे कम पर कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकता है। आरबीआई ने इसको जुलाई 2010 में लागू किया था। इससे पहले चला था दोस्तों बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। इसमें क्या होता था दोस्तों? इसमें जो बैंक थे वो अपने अमीर ग्राहकों को सस्ते लोन देते थे और जो आम जनता है उसको महंगे लोन देते थे। मान लीजिए पहले कोई अमीर ग्राहक आया, कोई सुंदर लड़की आई, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कोई सुंदर लड़की आई तो वो बैंक की फेवरेट हो गई, है ना, बैंक की क्या हो गई? फेवरेट हो गई। तो बैंक ने बोला कि हम आपको 2% इंटरेस्ट रेट पर लोन दे देंगे। और ऐसे ही एक किसान आया, बेचारा गंदा सा लग रहा था, तो बैंक ने बोला कि हम आपको 7% पर लोन देंगे, 7% आपसे इंटरेस्ट रेट वसूलेंगे। तो यह चलता था बीपीएलआर में। इसको खत्म कर दिया 2010 में आरबीआई ने। आरबीआई ने बोला कि चाहे कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, आपके पसंद का हो ना हो, लेकिन आप बेस रेट से नीचे किसी को भी लोन नहीं दे सकते हो। मतलब बेस रेट सिस्टम लाकर आरबीआई ने समानता और पारदर्शिता को दोस्तों बढ़ाया है। तो आपको बेस रेट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस रेट से नीचे कोई भी बैंक जो है लोन नहीं दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति थी और उसके जो मात्रात्मक उपकरण थे, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, है ना, उन सभी को हमने यहाँ पर डिटेल से और बहुत ही आसान भाषा में और हमारे दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। और आशा करता हूँ कि ये आपको समझ भी आए होंगे। यदि हम गुणात्मक उपकरणों की बात करें, जहाँ पर नैतिक दबाव था, है ना, जहाँ पर डायरेक्ट एक्शन थी, तो वो बहुत ही सरल है। वो तो वैसे भी आपको समझ आते होंगे। जैसे नैतिक दबाव में क्या होता है कि आरबीआई जो है बैंकों से रिक्वेस्ट करता है कि भैया हम जो है महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए। तो ये जो है नैतिक दबाव डालता है बैंकों पर। कौन डालता है? आरबीआई। वहीं डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है कि आरबीआई कह सकता है कि आप जो है हमारे नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम आपको दंड देते हैं कि 1000 करोड़ रुपए आपको फाइन भरना होगा। तो जो गुणात्मक उपकरण हैं वो बहुत ही सरल हैं। यदि आप उनको पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। जो सबसे ज़्यादा टफ पढ़ते थे वो पढ़ते थे मात्रात्मक उपकरण, उनको हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। थैंक यू।